इससे पहले हम लोगों ने साल्ट मार्च के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था। अगर इस पे हम लोग ध्यान दें तो हम पाएंगे, जो आपने पढ़ा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को हर फेज पे मदद करने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने से तो इनकार किया ही गया, साथ साथ हम लोगों ने ब्रिटिश सरकार के जितने भी कानून थे उस सबको ब्रेक डाउन करने शुरू कर दी। जैसे जितना भी साल्ट फैक्ट्री था उसके सामने इंडियंस के द्वारा साल्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। जब मूवमेंट स्पीड हुए तो फॉरेन क्लॉथ का बाइकआउट करना शुरू किया गया, लीकर शॉप को बंद कर दिए गए, पीजेंट्स ने चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया, विलेज ऑफिशियल्स जितने भी थे वे सब के सब ब्रिटिश के अधीन काम करने से मना कर दिया। जंगल के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे सब लोगों ने फॉरेस्ट लॉ का विरोध करना शुरू किया। रिजर्व फॉरेस्ट में ये लोग लकड़ी काटना शुरू कर दी, अपने मवेशी को चराना शुरू कर दिया। मतलब जितना भी ब्रिटिश के कानून थे उन सारे कानून का विरोध करना शुरू कर दिया गया। इस तरह के डेवलपमेंट से कॉलोनियल गवर्नमेंट को समस्या भी उत्पन्न हुई, अतः उसने एक एक करके कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब्दुल गफ्फार खान को जब अप्रैल 1930 में अरेस्ट किए गए, जो महात्मा गांधी का एक डिसिपल्स था, तो इसके विरोध में पेशावर में जम करके लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में आंदोलन शुरू कर दी, जिसका परिणाम हुआ जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पुलिस फायरिंग की गई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। एक महीना के बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। परिणाम यह हुई जो सोलापुर के वर्कर्स के द्वारा जितने भी ब्रिटिश सिम्बल्स थे सबके ऊपर आक्रमण कर दिए गए, चाहे वह पुलिस पोस्ट हो, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स हो, लॉ कोर्ट्स हो, रेलवे स्टेशन हो, जितने भी ब्रिटिश सिम्बल्स थे सबके ऊपर आक्रमण कर दिया गया। फ्राइटेन गवर्नमेंट ने ब्रिटिश रिप्रेशंस की पॉलिसी अपनाई ताकि किसी भी प्रकार से इस तरह के दंगे को शांत किया जाए। पीसफुल सत्याग्रही के ऊपर आक्रमण किए गए, वोमेन, चिल्ड्रेन सबको पीटा गया। करीब 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में बंद कर दिए गए। इस सिचुएशंस को महात्मा गांधी ने देखा तो फिर इन्होंने यह निर्णय लिया जो क्यों नहीं इस तरह के मूवमेंट को बंद कर दिया जाए, और इस तरह से इरविन के साथ इन्होंने एक समझौता किया जो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना गया। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौता का प्रतिफल था जो महात्मा गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट करने का निर्णय लिया, और इसके अगेंस्ट में इरविन ने जितने भी सत्याग्रही को अरेस्ट किया था सारे सत्याग्रही को आज़ाद करने का निर्णय ले लिया गया। इन दिसंबर 1931 गांधी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस, but the negotiation broke down and he returned disappointed। तो इस तरह से महात्मा गांधी लंदन तो गए, लेकिन इनको यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिला। यहाँ अगर आप वास्तविक रूप से देखिए तो भारत के और सारे प्रतिनिधि भी गए थे जिन्होंने महात्मा गांधी के सारे बातों का विरोध कर दिया। अतः इस आपसी कंट्राडिक्शंस के कारण ब्रिटिश सरकार कहीं से भी महात्मा गांधी किसी बातों को नहीं सुना, और परिणाम यह हुआ जो यहाँ से महात्मा गांधी निराश होकर के भारत लौटे। जब ये भारत पहुँचे तो इन्होंने देखा जो इरविन के द्वारा पूरी तरह से दमन चक्र शुरू किया गया है। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू या जितने भी कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर थे सबको जेल में बंद कर दिया गया था। कांग्रेस को इलीगल इंस्टीट्यूशंस घोषित कर दी गई थी। मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, बाइकआउट सब पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अतः इस परिस्थिति में महात्मा गांधी को जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो इन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया, लेकिन द मूवमेंट कंटिन्यूड
बट बाई 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। लेकिन 1934 आते आते इसकी गति समाप्त होती चली गई। जब महात्मा गांधी ने दोबारा इसको शुरू किया तो बहुत कम ही लोग इसको पार्टिसिपेट कर पाए। जहाँ तक इस आंदोलन के पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो आप जान रहे हो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट्स को पार्टिसिपेट किया। वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया। व्हाट वेयर देयर आइडियल्स, उनकी मान्यताएं क्या थी। व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, उनके नज़र में स्वराज का क्या मतलब था। तो इन सारे चीज़ों को जानने के लिए हम लोग इस सारे पार्टिसिपेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंट्री साइड में, जहाँ रिच पीजेंट्स कम्युनिटी के द्वारा इस आंदोलन को सपोर्ट किया गया था। रिच पीजेंट कम्युनिटी जो पटीदार या जमींदार के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने जम करके इस आंदोलन को सपोर्ट किया था। आप जान रहे हो यह समय ग्रेट डिप्रेशंस का है और आर्थिक वैश्विक मंदी ने भारत के कमर्शियल क्रॉप्स के साथ भी समस्या उत्पन्न कर दी थी। इसके गिरते कीमत के कारण जितने भी किसान थे सबका कैश इनकम पूरी तरह से डिसअपीयर्ड होते चले गए थे और जिसके कारण इनको गवर्नमेंट रेवेन्यू को पे करना मुश्किल होता चला गया था। गवर्नमेंट के लोन को न देने का मतलब था निश्चित रूप से सरकार की तरफ से इनके साथ अमानवीय व्यवहार, और इसके कारण वाइड डिसपीडिशनमेंट फैलते चले गए थे। इशारे के साथ रिच पीजेंट्स सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को इस आशा में सपोर्ट किया था क्योंकि इनको ये लगा था जो समय अब ऐसा आएगा जब हमको यह टैक्स देना नहीं पड़ेगा, अतः इन्होंने बाइकआउट प्रोग्राम को सपोर्ट किया। अतः इनके लिए फाइट फॉर स्वराज का मतलब क्या था, स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, बढ़ते हुए रेवेन्यू के विरोध में आंदोलन करना। लेकिन ये लोग तब बहुत अधिक निराश होते चले गए जब महात्मा गांधी ने बिना किसी टैक्स को रिलीज कराए 1931 में टैक्स रेवेन्यू रेट को बिना रिवाइज किए हुए जब इन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया। यही कारण था जब दोबारा इस आंदोलन को शुरू किए गए तो कहीं से भी किसी के द्वारा इसको सपोर्ट नहीं किया गया। दूसरा वर्ग था पुअरर पीजेंट्री का। तो पुअरर पीजेंट्री की अगर बात करूँ तो ये लोग लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड से मतलब इनको नहीं था, क्योंकि इसमें अधिकांश जो लोग थे वो या तो स्मॉल टेनेंट्स थे जो छोटे मोटे ज़मीन को कल्टीवेट करते थे और लैंडलॉर्ड्स को उसके बदले में रेंट दिया करते थे। जब डिप्रेशंस कंटिन्यूड हुआ और इनका भी इनकम जब समाप्त होते चले गए तो स्मॉल टेनेंट जितने भी थे वो सब के सब अपने रेवेन्यू को चुका पाने में अक्षम पाना अपने को शुरू किया। सो दे वांटेड टू अनपेड रेंट टू बी लैंडलॉर्ड्स टू बी रेमिटेड। अतः यह चाहते थे जितना भी रेंट है उन सारे रेंट को रिमिटेड समाप्त कर दिया जाए। अतः इन्होंने वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट में शामिल हुए जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट के द्वारा चलाया जा रहा था। एप्रीहेंसिव ऑफ राइजिंग इशू that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support the no rent camping in most places. जब इनके द्वारा नो रेंट कैंपिंग चलाई गई तो कांग्रेस ने इसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का डर था जैसे ज़मींदार लोग या रिच पीजेंट्स इनका साथ छोड़ देंगे। परिणाम यह हुआ जो कांग्रेस ने नो रेंट कैंपिंग को सपोर्ट नहीं किया। इस तरह हम कह सकते हैं जो द रिलेशन बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। इन दोनों के बीच के आपसी संबंध में पूरी तरह से अनिश्चितता उत्पन्न होती चली गई थी। तीसरा वर्ग है बिजनेस क्लासेस। तो बिजनेस क्लासेस की बात करें तो आपने देखा था जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट को भारतीय बाजार में उत्पादन का पूरा मौका मिला था और इससे इनको बेनिफिट भी मिली थी। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने फिर से इस सब पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी। अतः इनके बिजनेस एक्टिविटीज़ में विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होना शुरू हुआ। भारतीय जितने भी इंडस्ट्रीज थे यह चाहते थे जो जितना भी भारतीय वस्तु है उसको उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसके कारण इसको बेच पाना मुश्किल हो पाती थी, या ब्रिटिश का जो स्टर्लिंग था और भारत के जो पैसे थे इनके बीच के अंतर ही बहुत अधिक थे। अतः यह दोनों ही चीज़ों से इंपोर्ट्स में बहुत हद तक प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई थी। अतः ये लोग इन सारे चीज़ों से मुक्ति चाहते थे। यही कारण था जो इन्होंने
कांग्रेस के अंदर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना 1920 में की, जो आगे चल करके FICCI के नाम से जाना गया 1927 में, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। इन्होंने इसके जो लीडर्स थे वो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, GD बिरला थे, जो इस समय के सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जम करके सपोर्ट किया। जितनी भी ब्रिटिश गुड्स थी उसका व्यापार करना बंद कर दिया। इनको यह लगा जो स्वराज का मतलब इनके लिए यही था, जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन समाप्त होती चली जाएगी और ये बिना किसी रेस्ट्रेंट्स के, बिना किसी कॉन्स्टेंट्स के अपने व्यापार को आसानी से संपादित कर पाएंगे। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी कोई सफलता नहीं मिला और इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट के हित में कोई भी काम जब ये नहीं कर पाए, तो यही कारण था जब दोबारा इसको शुरू किया गया तो कहीं से भी बिजनेस क्लास के द्वारा इसको सपोर्ट नहीं किया गया। साथ साथ इनको इस बात का भी डर था, जो कांग्रेस के इधर सोशलिस्ट यंगर मेंबर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही थी, जो निश्चित रूप से इनके लिए बाधा उत्पन्न करेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्लास जो है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में न के बराबर सपोर्ट कर पाए थे, क्योंकि आप जान ही रहे हो जब कांग्रेस के नज़दीक सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो वर्कर्स का उसके साथ होना कहीं से भी संभव नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे वर्कर्स ने गांधीयन प्रोग्राम के तहत बाइकआउट प्रोग्राम को सपोर्ट किया। लेकिन कहीं न कहीं इनके लिए स्वराज का मतलब लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन से निजात पानी थी। अतः इन्होंने रेलवे वर्कर्स के द्वारा रेलवे में स्ट्राइक किए गए 1930 में। इसी प्रकार से डॉक वर्कर्स ने 1932 में स्ट्राइक किया। गांधी कैप पहन करके 1930 में हजारों वर्कर्स जो छोटा नागपुर टीन माइंस में काम करते थे, ये सब के सब प्रोटेस्ट पे उतरते चले गए। तो लेकिन कांग्रेस कहीं से भी वर्कर्स के डिमांड्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा नहीं मानता था। अतः धीरे धीरे वर्कर्स जो थे इससे एलूप होते चले गए। इसके बाद अंतिम ग्रुप था वुमेन्स का। वुमेन्स के पार्टिसिपेशंस को भी इसमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। गांधी जी के साल्ट मार्च के दौरान हजारों औरतें जो है अपने घर से आई थी और महात्मा गांधी को सुना था। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेज, मैन्युफैक्चरिंग साल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप। इन्होंने जम करके जो है सो महात्मा गांधी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया था। इसमें बहुत सारी औरतें जेल भी गई थी। अधिकांश औरतें हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया से रिच पीजेंट्री हाउस होल्ड से बिलोंग करती थी। गांधी जी के कॉल पर इन्होंने देश की सेवा करना अपना ड्यूटी समझा। लेकिन इसके बावजूद पब्लिक रोल में इनकी भूमिका बढ़ जाएगी ऐसा मानना संभव नहीं था। आगे चल करके गांधी जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्ट, बी गुड मदर एंड गुड वाइफ्स। तो एक अच्छे माँ के रूप में, एक अच्छे पत्नी के रूप में औरतों को घर के अंदर की कामों को देख रेख करनी है। यही कारण था जो लंबे समय तक कहीं से भी औरतों को कांग्रेस में कोई स्थान नहीं दिया गया। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, सिर्फ ये नाम के लिए उपस्थित रह पाती थी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा। हम लोग कल अगले क्लास में लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जानेंगे।